उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र में बसा एक कस्बा था धौलपुरा। यह कस्बा इतना पुराना था कि यहाँ समय की चाल भी थकी हुई लगती थी। दिन में भी धूप फीकी रहती और शाम ढलते ही पूरा इलाका अजीब सी खामोशी ओढ़ लेता। लोग कहते थे कि सूरज ढलते ही धौलपुरा में कुछ बदल जाता है, जैसे कोई अदृश्य चीज जाग उठती हो। कस्बे के आखिरी छोर पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, राय साहब की हवेली। ईंटें काली पड़ चुकी थीं, खिड़कियों में जंग लगे सरिये थे और मुख्य फाटक हमेशा आधा खुला रहता। कोई नहीं जानता था कि आखिरी बार वह फाटक पूरी तरह कब बंद हुआ था। 1959 में राय साहब और उनका पूरा परिवार अचानक गायब हो गया था। न कोई शव मिला, न कोई खबर, बस हवेली बची रह गई थी। लोग कहते थे कि रात के ठीक 9 बजे हवेली में लालटेन जल उठती है। रेलवे की पुरानी भाप वाली ट्रेन जब धौलपुरा स्टेशन पर रुकी तो प्लेटफॉर्म लगभग खाली था। उसी ट्रेन से उतरा रमेश वर्मा, उम्र करीब 33 साल। साधारण कदकाठी, आंखों में सरकारी नौकरी वाली थकान। वह पुरातत्व विभाग में काम करता था और उसे राय साहब की हवेली का सर्वे करने का आदेश मिला था। फाइल मोटी थी, पीली पड़ चुकी थी। आखिरी पन्ने पर लाल स्याही में एक वाक्य लिखा था, रात में सर्वे न किया जाए। रमेश ने हल्की सी मुस्कान के साथ फाइल बंद कर दी। उसे लगा यह सब गांवों की कहानियां होंगी। सरकार के काम में डर जैसी चीज की कोई जगह नहीं होती। स्टेशन से बाहर निकलते ही उसे कस्बे की चुप्पी ने घेर लिया। कुछ घरों में हल्की रोशनी थी, लेकिन ज्यादातर दरवाजे बंद थे। एक चाय की दुकान दिखी। वहां बैठा बूढ़ा आदमी रमेश को देखता ही सिहर गया। राय साहब की हवेली का रास्ता बता दीजिए, रमेश ने कहा। बूढ़े के हाथ से गिलास गिरते गिरते बचा। साहब, दिन में जाइए, रात में वहां मत जाइए। क्यों? रमेश ने पूछा। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रात में वहां वही रहता है जो मरा नहीं। रमेश कुछ पूछ पाता उससे पहले बूढ़े ने दुकान बंद कर दी। हवेली तक जाने वाली पगडंडी पर चलते हुए रमेश को महसूस हुआ कि हवा सामान्य नहीं थी। ठंड थी, लेकिन हवा नहीं चल रही थी। पेड़ों की डालियां बिना हिले चरमराती थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। हवेली का फाटक आधा खुला था। रमेश ने उसे धक्का दिया। फाटक ने ऐसी आवाज की जैसे कोई बहुत पुराना दर्द करा उठा हो। अंदर कदम रखते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसके कानों पर रुई रख दी हो। आवाजें दब गईं। हवेली के अंदर दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में किसी न किसी की आंखें खुरची हुई थीं। कुछ तस्वीरों में खरोंच ताजा लग रही थी। फर्श पर धूल थी, लेकिन बीच बीच में पैरों के निशान साफ दिख रहे थे। रमेश को पसीना आ गया। रात के ठीक 9 बजे हवेली के गलियारे में रखी लालटेन अपने आप जल उठी। रमेश के हाथ कांपने लगे। लालटेन की रोशनी में एक परछाई बन रही थी जो उसकी नहीं थी। परछाई धीरे धीरे चल रही थी। रमेश ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली के अंदर से किसी के बोलने की आवाज आई। इतने साल बाद कोई आया है। रमेश की सांस अटक गई। वह आवाज बूढ़ी थी, लेकिन भारी। एक कमरे में उसे पुरानी डायरी मिली। धूल जमी थी, लेकिन पन्ने पलटते ही लिखावट साफ दिखी। डायरी राय साहब की थी। उसमें लिखा था कि हवेली के नीचे एक पुराना तहखाना है। अंग्रेजों के जमाने में वहां तंत्र मंत्र किए जाते थे। राय साहब ने जमीन में दबे एक पत्थर को निकलवाया था, जिसे लोग जीवित पत्थर कहते थे। डायरी में लिखा था
कि उस पत्थर को निकालते ही हवेली में आवाजें आने लगीं, परछाइयां दिखने लगीं। तांत्रिक ने चेतावनी दी थी कि जो जाग गया है उसे बलि चाहिए। डायरी का आखिरी पन्ना खून से सना हुआ था। अचानक ऊपर की मंजिल से चलने की आवाज आई। सीढ़ियां चरमराईं। कोई नीचे आ रहा था। रमेश ने देखा, सफेद कपड़े पहने एक आदमी, चेहरा पीला, आंखें पूरी तरह काली। हाथ में वही लालटेन थी। तुम देर से आए हो, उस आदमी ने कहा। मुझे बलि चाहिए थी। तुम राय साहब हो, रमेश कांपते हुए बोला। आदमी मुस्कुराया। मैं वही हूं। और वही नहीं। लालटेन की रोशनी तेज हो गई। दीवारों से खून जैसा कुछ टपकने लगा। हवेली की छत से फुसफुसाने की आवाजें आने लगीं। रमेश भागा। दरवाजा बंद था। खिड़कियां गायब हो चुकी थीं। हवेली सिकुड़ती जा रही थी, जैसे किसी जिंदा चीज का पेट हो। राय साहब की परछाई फैलती गई। उसने रमेश को छू लिया। सुबह जब सूरज निकला, धौलपुरा में सब कुछ सामान्य था। हवेली फिर से खामोश खड़ी थी। कुछ दिनों बाद सरकारी रिकॉर्ड में लिखा गया, राय साहब की हवेली सर्वे पूर्ण, भवन स्थिर है। लेकिन आज भी धौलपुरा में लोग कहते हैं कि रात के ठीक 9 बजे हवेली में लालटेन जलती है और उसके पास एक आदमी खड़ा रहता है, हाथ में सरकारी फाइल, आंखों में डर और चेहरे पर वो मुस्कान जो कभी इंसान की नहीं थी।